तो प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना है इन्फिनिस्टिक प्रोबेबिलिटी। इन्फिनिस्टिक प्रोबेबिलिटी। इन्फिनिस्टिक प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम कहाँ पे यूज होती है? जब अपने पास सैंपल स्पेस बहुत बड़ा हो या फिर मतलब ऐसा हो कि खत्म नहीं हो रहा, मतलब ऐसा। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे अपन इन्फिनिस्टिक प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। क्या होता है आपका, कंडीशन लिख लेते हैं अपन लोग। व्हेन द सैंपल स्पेस इज इनफाइनाइट, then the native definition of probability, कौन सी? दैट इज फेवरेबल केस अपॉन टोटल केसेस, फेल्स। उस केस में वो फेल कर जाएगी। क्योंकि वहां पे आपका क्या है, सैंपल स्पेस लिमिटेड हुआ करता था और वो हम लोग अज्यूम करते थे थ्योरेटिकल निकालने के लिए एक बहुत लेंदी है, लेकिन आपका क्या इनफाइनाइट मतलब तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है वहां पे। तो वहां पे वो वाला काम नहीं करेगा। तो इस केस में अपन को थोड़ा सा इन्फिनिटिस्टिक प्रोबेबिलिटी वाला कंडीशन का मुझे यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की हेल्प से करते ज्यादा बेटर रहेगा। कैसे क्वेश्चन रहेगा, क्या कंडीशन रहेगी उस केस में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यूजुअली ऐसे केस में एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगी इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उस केस में एक इनफाइनाइट जीपी लगेगी। इनफाइनाइट जीपी का सम लगा के मुझे उसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आप लिखो, सपोज टू प्लेयर्स प्लेस a game until one of them wins the game. Winning of game is decided by tossing a coin. One who got head first wins the game. ठीक है, मतलब क्वेश्चन किस टाइप का, मैं एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे देता हूँ इस क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे देता हूँ इस क्वेश्चन में, जो भी बनता है। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो 2% रहेंगे या 3% रहेंगे। तो 2% के लिए मैं एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दे सकता हूँ कि दो प्लेयर्स हैं, कोई गेम खेलते हैं, उ- उनका जो विनिंग है वो टॉस से द्वारा डिसाइड होगी, और हेड जो पहले आएगा वो आपका क्या विनर डिसाइड हो जाएगा। ये आपके क्या बेसिक कंडीशन है। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, लेट पी एंड क्यू आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ विनिंग इवेंट इन इवेंट वेयर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। मतलब आपका क्या है, इन दो ही इवेंट हो गया तो आपके क्या आएगा, सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी दे रखी पी और फेलियर की दे रखी आपकी क्यू।
देन क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, लेट ए स्टार्ट्स द गेम, देन पहला पार्ट, चांसेस ऑफ ए विनिंग द गेम। अब देखो इसमें क्या दे रखा है आपका, दो पर्सन है तो ए स्टार्ट करता है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या होगा आपका, ए करता है, ए जीत जाता है, या फिर ए है, ए नहीं जीत पाता है, बी तो जीतेगा भी नहीं क्योंकि ए को जीतना है, ए सेकेंड अटेम्प्ट में जीत जाता है, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, ए नहीं जीत पा, बी तो वैसे भी जीतेगा नहीं, ए नहीं जीतेगा, बी तो वैसे भी जीतेगा नहीं, और ए आपका क्या नेक्स्ट जीत जाएगा, या फिर ए नहीं जीतेगा, बी तो वैसे भी जीतेगा नहीं, ए फिर से नहीं जीतेगा, बी फिर से नहीं जीतेगा, ए फिर से नहीं जीतेगा, बी तो जीतेगा नहीं, और फिर ए जीत जाए। इस टाइप से आपके क्या कंडीशंस बनती रहेगी। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, पी, लॉस लूज की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, क्यू, बी के लॉस की भी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है बोल दी, क्यू, और विनिंग की आपकी क्या है, आपकी पी। विनिंग की ये लॉस लॉस मतलब क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू पी, प्लस क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू पी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी पी प्लस क्यू स्क्वायर पी प्लस क्यू की पावर 4 पी प्लस क्यू की पावर 6 पी, एंड सो ऑन इनफाइनाइट। यहाँ से मैं क्या करूंगा, आपका पी कॉमन ले लूंगा, तो क्या जाएगा, 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 6, एंड सो ऑन इनफाइनाइट। और ये इनफाइनाइट जीपी है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, पी इंटू 1/1 - क्यू स्क्वायर। ये आपका क्या है, ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहीं पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है आपका कि इफ ए स्टार्ट गेम्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द गेम। ए स्टार्ट करता है देन बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस केस में भी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए आपका स्टार्ट करेगा और बी जीतना है, तो मतलब ए हारेगा, बी जीतेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर ए हारेगा और बी भी नहीं हारा, नहीं जीता, ए वापस से हारेगा क्योंकि ए तो जीतना नहीं, बी सेकेंड अटेम्प्ट में जीत जाए, या फिर ए लॉस, बी लॉस, ए लॉस अगेन, बी लॉस तो होगा ही होगा, ए तो वैसे भी लॉस होगा और बी विल, हैंड्स ऑन इस टाइप से। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो ये आपकी क्या है, क्यू इंटू पी, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू पी प्लस क्यू की पावर 5 पी, एंड सो। तो यहां से मैं क्या करूंगा, आपका पी क्यू कॉमन ले लिया, पी क्यू कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका, 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 4, एंड सोन इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी तो इनफाइनाइट जीपी का सम लगा दूंगा यहाँ पे, इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, पी क्यू इंटू 1/1 - क्यू स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। ये आपके क्या, दो इवेंट में सिमिलरली सेम टाइप से ही आपको क्या, तीन तीन पर्सन में करूंगा। तो बेसिक कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करते हैं, मैं तीन वाले ही पहले करवाता हूँ जिससे आपको वो कंसेप्ट भी बताने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन आपका, इन ए गेम 3 players
ABC toss an unfair coin cyclically in order ABC ABC and so on इस order में until head shown and the player who get head win the game. If the chances, if the probability of getting head is 2 by 5, then find the chances that कौन सा पार्ट कर रहे हैं ए बी सी तीनों या फिर कोई एक पार्ट दे दो जिससे आप कर लोगे एक ही पार्ट कर लो बी विंस द गेम क्योंकि कंसेप्ट तो सबका एक जैसा ही है एक कोई भी एक पार्ट कर लो बीच वाला मैंने दे दिया जिससे आपको समझ आ जाए कर लो निकालो कोई आंसर है 3/5। नहीं 3/5 तो नहीं है सही और कोई इन्फिनिटी वाली है ना इनफाइनाइट वाली सीरीज लगेगी देखो So 30 divided by 98. 30 डिवाइड बाई 98 40 हाँ आई थिंक सही है देखो इसने क्या बोला बी विन है तो विन का मतलब क्या हो गया मैंने पी को क्या बोल दिया है आपका 2/5 तो लॉस को मैंने बोल दिया है आपका क्यू उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3/5 अब रिक्वायर प्रोबेबिलिटी क्या है आपका बी विंस बी विंस कब होगा जब आपका ए पहले टॉस करेगा ए तो लॉस करेगा हारेगा और बी जीत जाएगा या फिर ए लॉस बी लॉस तो सी तो डेफिनेटली लॉस होगा फिर वापस से ए लॉस होगा बी विन या फिर क्या होगा ए लॉस बी लॉस सी लॉस अगेन ए लॉस बी लॉस सी लॉस अगेन ए लॉस और बी विन तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी क्यू स्क्वायर यहाँ पे क्या जाएगी क्यू की पावर 4 क्यू स्क्वायर नहीं क्यू इंटू पी आएगी क्यू इंटू पी प्लस क्यू की पावर 4 इंटू पी क्यू की पावर 7 इंटू पी एंड सो ऑन इस टाइप से सिचुएशन बन जाएगी कुछ कॉमन है आपका क्या ले लूं मैं आपका क्यू इंटू पी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस
क्यू क्यूब, क्यू की पावर 6 एंड सॉन। तो इसका सम लगा दूंगा तो आपका क्या आएगा, पी क्यू इंटू 1/1 माइनस क्यू क्यूब। अब वैल्यू रख दो। अब वैल्यू रखूंगा तो p की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2/5, q की वैल्यू क्या जाएगी 3/5, अब इंटू 1/1 माइनस 27/125। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना जाएगा 6/25 इंटू 125/98। ये कैंसिल हो जाएगा आपका 5 से, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3 से, 2 से 49। तो क्या जाएगा 15/49। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका फाइनल आंसर। आई होप अब समझ में आने लग गया होगा इनफिनिटी वाले। सृष्टि कहाँ गलती हुई? सर वो क्यू क्यू क्यूब की जगह क्यू डाल दिया था, तो बाद में कैलकुलेशन चेक किया तो फिर सही हो गया। वो ठीक, कॉमन रेशियो लेने में 3/5 ले लिया था, 3/5 को क्यूब की जगह, इसलिए कोई इश्यू नहीं, इसीलिए मैंने कैलकुलेशन बोला मिस्टेक हो गई थी। पी और क्यू लेके ही करो, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जिससे आपको लास्ट में वैल्यू पुट करने में दिक्कत ना हो। Okay. ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चन में कई बार नेगेटिव साइड से भी सोच सकते हो, उल्टे डायरेक्शन में सोच सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो कैसे करोगे कि ए पेयर ऑफ फेयर डाइस, ए पेयर ऑफ एक A pair of fair dice are rolled together. A sum of either 3 or 5 or 7 is obtained. Then find the probability that 3 comes before 5 and 7. ठीक है। ए पेयर ऑफ पेयर डाइसेस इज रोल्ड, मतलब दो पेयर डाइसेस है, उनका आपका क्या पेयर रोल किया है, तो उनके ऊपर ऑब्टेन क्या हो रहा है, या तो 3 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 7 आ रहा है। तो इस बात के आपको चांसेस निकालने हैं कि 3 आपका क्या है, 3 है वो 5 और 7 से पहले ऑब्टेन निकालो। ये थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। कोई लॉजिक बता सकता है तो बताओ। कोई लॉजिक? कोई भी? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है, मैं इवेंट E1 को मैं डिफाइन कर देता हूँ आपका गेटिंग सम 3, और P E1 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 2/36। सम 3 के दो ही केस बनेंगे, मतलब 1/18। E2 मैंने बोल दिया आपका गेटिंग सम 5, तो बोल सकता हूँ P E2
याद है रूल 2 3 4, तो ये आपका क्या जाएगा 4/36, मतलब आपका क्या जाएगा 1/9। और E3 मैंने बोल दिया गेटिंग सम 7, तो इसकी वैल्यू बोल सकते हो PE3, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 6/36, मतलब आपका क्या है 1/6। अब यहाँ पे सक्सेस की मतलब P का मतलब है सक्सेस। सक्सेस कब होगा, जब आपका क्या होगा इवन अकर। और Q फेल कब हो जाएगा, जब आपका क्या होगा E1 भी ना हो, E2 भी ना हो और E3 भी ना हो, तीनों एक साथ ना हो, तब आपका क्या है फेल हो जाएगा। तो मैं Q की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फेल कब होगा। Q की वैल्यू क्या जाएगी, फेल कब होगा, जब 1 माइनस E1 भी ना हो, E2 भी ना हो, E3 भी ना हो, मतलब 1 माइनस E1 हो या फिर E2 हो या फिर E3 हो, तीनों ही ना हो, मतलब आपका ये हो जाएगा, ये आपका क्या होगा फेल होने वाला। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस, अब E1 E2 एंड E3, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, यस सर। क्योंकि एक के होने से दूसरे होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपका PE1 प्लस PE2 प्लस PE3। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन जी एडवांस में आते हैं, मेंस में भी नहीं आने का चांसेस है, और तुम्हारे यहाँ पे PhD में भी इतना डिटेल में तो नहीं जाएगा। बस एक आध क्वेश्चन मुझे बताना था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसमें। तो इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस PE1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 1/18 प्लस 1/9 प्लस 1/6। तो इसको सोल्व करूंगा, 1/18 2/18 और 3/18, तो 6/18। तो 1 माइनस 6/18 मतलब 1/3, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2/3। तो मतलब ये फेलियर हो गया, मतलब Q की वैल्यू 2/3 है और P की वैल्यू क्या जाएगी आपकी सक्सेस, सक्सेस की वैल्यू क्या जाएगी 1/18। तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी इस केस में इवेंट क्या होगा आपका 3 कम्स बिफोर 5 एंड 7। तो पहली बार में आपका क्या जाएगा, या तो 3 आ गया, 3 कम्स फर्स्ट टाइम में, या फिर 3 डज नॉट कम्स। तो इसका मतलब 5 भी नहीं आएगा और 7 भी नहीं आएगा, इंटू 3 कम्स, तब सक्सेस होगा, एंड सॉन इस टाइप से चलता रहेगा। मतलब 3 कम्स का मतलब 1/18, 3 डज नॉट कम का मतलब 3 भी नहीं हो, 5 भी नहीं हो, 7 भी ना हो, मतलब क्या जाएगा आपका प्लस 1/3 इंटू 1/18 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, सॉरी 1/3 नहीं 2/3 है, 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/18 एंड सॉन सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से क्या कर दूं, आपका 1/18 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस 2/3 प्लस 1, गड़बड़ होगी, 1/18 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर एंड सॉन इनफाइनाइट जीपी। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये इनफाइनाइट जीपी लग जाएगी, तो 1/18 इंटू 1/1 माइनस 2/3। तो इससे सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/18, 1/1/3 मतलब आपका क्या है 1/3 मतलब आपका क्या है 3, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा 1/6। क्या किसी का आंसर था ये। सर एक डाउट है, जब Q 2/3 था तो P 1/3 नहीं होना चाहिए था। क्यों, अरे P P प्लस Q 1। ये अलग है ना, P का मतलब ये थोड़ी है कि P प्लस क्यू इजिकल्स टू 1 है, क्योंकि इसमें वो वाला कंडीशन नहीं है कि आपका क्या इवेंट ये यार है, क्योंकि सम तो आपका कुछ भी हो सकता है ना, दो डाइस है। अब उसने क्या बोला है कि अपने उसने कंडीशन ऐसे डाल रखी है कि यहाँ पे अपने पास तीन ही चांसेस होंगे, या तो सम 3 है या फिर 5 है या फिर 7 है, मतलब उसने कंडीशन के भी अंदर डाल दी।
कंडीशनल चीज डाल दी है ना यहाँ पे, उसने कंडीशनल चीज डाल दी है कि सम आपके पास दो डाइस डिफाइन करे, तो दो डाइस जब अपन रोल कर रहे हैं तो उसके इसमें सम क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ले से के 12 आ सकते हैं। लेकिन उसने ये कंडीशन रखी कि इस केस में सम जो है ना वो 2 3 4 5 6 7 से लेकर 12 ये नहीं आएगा। सब या तो 3 आएगा या फिर 5 आएगा या 7 आएगा। मतलब ये क्वेश्चन क्या बन गया, एक कंडीशनल वाली प्रोबेबिलिटी का बन गया। तो इस कंडीशन के अंडर काम कर रहा है। तो इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 नहीं होगा। p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 वो कब होगा, जब जनरल केस होगा, जब उसमें दो ही टाइप के आउटकम होंगे। समझ रहे हो? ओके सर। ठीक है। मेरे हिसाब से ये कर लेना। एक और इसमें थोड़ा सा टफ वाला बनता है। ये है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकंड, मैं इसको व्हाइट बोर्ड को दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ, ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। यस सर, विजिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको क्या बोलता हूँ, बर्नौलीज ट्रायल। ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ टॉपिक है, थोड़ा सा लॉजिकल भी है और टफ भी है। मतलब इसमें मेनली आपका क्या है, बाइनोमियल थ्योरम वाले फॉर्मूले कंडीशन यूज हो जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लिया ना आप लोगों ने? बाइनोमियल यस हो सर। गया ना? हाँ, ठीक है। चलो, इसमें क्वेश्चन क्या देता है, मान लो कि ऐसा दे रखा है कि कोई कंसिडर करते हैं अपन कि कोई एक्सपेरिमेंट है, वो आपका क्या है, एन टाइम्स हो रहा है, मतलब एन यहाँ पे फाइनाइट टाइम्स में। ठीक है। अब फाइनाइट में आपका क्या है हो रहा है, तो उसमें आपका क्या है, मेनली दो ही टाइप के ट्रायल आ रहे हैं, या तो आपका क्या है सक्सेस आ रहा है या फिर फेलियर आ रहा है। तो वो बोलेगा कि आपका क्या है एन, मतलब बोले 50 टाइम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो 50 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसमें अपन को निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 30 सक्सेस। तो 30 सक्सेस कौन कौन से पोजीशन पे हो सकती है, ये आपको नहीं पता। तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपका पीएनसी वाला या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के आंसर निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में मैं लिखवा देता हूँ, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट is repeated n times, और ये आपका क्या, मैं बोल देता हूँ आपका फाइनाइट। एवरी टाइम we do it is called a trial। if every trial have two outcomes, कौन कौन से हैं, पहला आपका क्या है सक्सेस, और दूसरा क्या है आपका फेलियर। सक्सेस को मैंने बोल दिया P से, फेलियर को मैंने बोल दिया आपका Q से। देन प्रोबेबिलिटी दैट, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपका P प्लस Q की वैल्यू आपकी क्या है 1। देन प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली आर सक्सेस obtains from n trials। मतलब n ट्रायल्स में से मेरे पास एग्जैक्टली आर सक्सेस आए,
इसकी प्रॉपर्टी निकालना है। तो इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू आर, इससे डिनोट करूंगा, मतलब एग्जैक्टली आर। अब ये आर कौन कौन सी, ये तो नहीं पता, इसलिए यहाँ पे क्या है, एनसीआर। एनसीआर मतलब ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सी है। तो मतलब आपके क्या, आर तो क्या होंगी, सक्सेस होंगी, मतलब सक्सेस मतलब पी। तो पी की पावर आपकी क्या होगी, आर। और बाकी एन माइनस आर फेलियर होंगे, मतलब एन माइनस आर क्या है आपकी, क्यू की पावर एन माइनस आर। ये इस केस में आंसर देता हूँ। आया समझ में आंसर। जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन की हेल्प से बता देता हूँ इसको। जैसे क्वेश्चन दे दिया है, इफ ए पेयर ऑफ डाइस इज rolled 6 times, या फिर लैंग्वेज भी ऐसे भी बोल सकता है, 6 pairs of dice rolled together, दोनों एक ही बात है। if getting doublet is called success, then find the probability of, पहला क्या पार्ट दे रखा है, 0 सक्सेस, मतलब ऑल फेल। सेकंड पार्ट दे दिया आपका एग्जैक्टली 3 सक्सेस। थर्ड पार्ट दे दिया एटलीस्ट 4 सक्सेस। और फोर्थ पार्ट दे दिया आपको एट मोस्ट 2 सक्सेस। इस टाइप के क्वेश्चंस मेनली एडवांस में ही पूछे जाते हैं, जेई मेंस में भी नहीं पूछे जाते, पीजीडीबी में भी चांसेस कम ही है पूछे जाने के, क्योंकि थोड़े से कैलकुलेटिव भी होंगे, लेंथी भी होते हैं। फिर भी आप ट्राई करो ये। चलो टाइम मिल गया है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने क्या बोला है, पी सक्सेस, इसको मैं स्मॉल पी बोल देता हूँ, उसकी वैल्यू क्या, डबलेट। डबलेट, डबलेट क्या बन सकते हैं आपका, 1 1 2 2 से लेके 6 6। तो मतलब फेवरेबल केस 6, तो 6/36 मतलब 1/6। तो पी फेलियर, इसको मैं बोल देता हूँ आपका क्यू, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 - 1/6 मतलब 5/6। तो पहला पार्ट क्या है आपका, 0 सक्सेस। 0 सक्सेस मतलब पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, मैं बोल सकता हूँ 6C0, पी की पावर 0 और क्यू की पावर 6। 6 से 0 की वैल्यू 1,
p की पावर 0 की वैल्यू 1 और q की वैल्यू क्या है आपके 5/6 की पावर 6, मतलब 5/6 की पावर 6। ये पहले पार्ट का आपका क्या होगा आंसर, जो कि आपको नहीं पूछा जाएगा। सेकंड टाइप का पार्ट, एग्जैक्टली 3 सक्सेस। एग्जैक्टली 3 सक्सेस का मतलब p x इज इक्वल्स टू 3। ये क्या क्या होगा एग्जैक्टली 3 सक्सेस। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 63 p की पावर 3 q की पावर 3। 63 की वैल्यू क्या होती है आपकी 20, p की पावर 3 का मतलब 1/6 की पावर 3 और q की पावर 3 मतलब 5/6 की पावर 3। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 20 इंटू 125 अपॉन 6 की पावर 6, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, p एटलीस्ट 4 सक्सेस। एटलीस्ट 4 सक्सेस का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली 4 सक्सेस, एग्जैक्टली 5 सक्सेस, एग्जैक्टली 6 सक्सेस, एग्जैक्टली 7 सक्सेस। मतलब p x इज इक्वल्स टू 4 या फिर p x इज इक्वल्स टू 5 या फिर p x इज इक्वल्स टू 6। तो p x इक्वल्स टू 4 का मतलब 64 p की पावर 4 क्योंकि होल स्क्वायर, 65 p की पावर 5 q की पावर 1, 66 p की पावर 6 q की पावर 0। वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ केस के अब दे रखा p एट मोस्ट 2 सक्सेस। एट मोस्ट 2 सक्सेस का मतलब आपका क्या है, नो सक्सेस, x इक्वल्स टू 0 नो सक्सेस, या फिर एग्जैक्टली 1 सक्सेस, या फिर एग्जैक्टली 2 सक्सेस। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 60 p की पावर 0 q की पावर 6 प्लस 61 p की पावर 1 q की पावर 5 प्लस 62 p का होल स्क्वायर q की पावर 4। इसकी वैल्यू रखूंगा तो 1 इंटू ये क्या जाएगा 5/6 की पावर 6 प्लस 6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 की पावर आपकी क्या जाएगी 5 प्लस 62 का मतलब आपका क्या है 6 इंटू 5 15 इंटू 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 की पावर 4। इसको सोल्व कर लेना और आंसर। तो इस पैटर्न के पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको समझ में आए सारे। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ इस केस में। क्वेश्चन दे दिया है, इन ए हर्डल रेस a man has to clear 9 hurdles. P, probability that he clears hurdle is equals to t by 2/3, and probability that does not clear hurdle is 1/3. Then find the probability that he knocked down less than 3 hurdles in race। निकालो।
क्वेश्चन समझ में आ गया तो मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कैसे करेंगे कोई भी? सर सो 3 बार फेल हुआ है। नहीं, दोबारा से पढ़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक डाउन लेस देन 3 हर्डल्स। मतलब नॉक डाउन हर्डल रेस जो होती है ना, तो उसमें बोला लेस देन 3 हर्डल्स नॉक किया, मतलब 3 हर्डल्स को उसने आपका क्या है तोड़ा है, लेस देन 3। तो मतलब इसमें केस क्या हो सकता है आपका? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब नो हर्डल नॉक प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो गया? एग्जैक्टली 1 हर्डल नोड प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2 हर्डल नोड्स। तो इस केस में नो हर्डल नोड्स मतलब आपके क्या कितनी हर्डल्स है? 9। तो 9C 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर 9, प्लस 9C 1, पी की पावर 1, क्यू की पावर 8, प्लस 9C 2, पी का होल स्क्वायर, क्यू की पावर 7। 9C 0 की वैल्यू A1, पी की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी? हर्डल नॉक करे। पी का मतलब यहाँ पे अभी ये हो गया आपका, 1/3। पी का मतलब हो गया हर्डल नॉक करे। हर्डल नॉक करे मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा? 1/3 की पावर 0। और क्यू का मतलब हर्डल क्लियर करे, तो ये आपका क्या है? 2/3 की पावर 9, प्लस 9C 1 मतलब 9 इंटू 1/3 की पावर 1 इंटू 2/3 की पावर 8, प्लस 9C 2 का मतलब हो गया 9 इंटू 4/2, मतलब आपका क्या जाएगा? 36 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 2/3 की पावर 7। इसको सिंप्लीफाई कर लेना और उससे आंसर आ जाएगा। क्या किसी ने सोचा था इस डायरेक्शन में? गुड। ठीक है। वैसे इस टॉपिक से चांसेस कम ही लग रहे हैं मुझे कि तुम्हारे पीजीडी में पूछ पाएगा, इतना डिटेल में तो नहीं जाएगा। पीजीडी में मेनली आएगा या तो आपका क्या बेसिक्स वाला आएगा या फिर बेस थ्योरम से पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस केस में पूछ सकता है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है तो। बाकी चांसेस कम ही है क्योंकि ज़्यादा टफ हो जाएगा, ये लेंदी भी हो जाएगा। चलो, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस जेई एडवांस के लिए बहुत फेवरेट होते हैं और थोड़ा से लॉजिकल होते हैं। मैं एक आध क्वेश्चन करवाना चाहूंगा आप लोगों से। ये क्वेश्चन क्या है आपका? ए राइफल मैन इज फायरिंग एट ए डिस्टेंस टारगेट and hence only 10% chances of hitting it. Then find the number of rounds he must fire in order to have more than 50% chances of hitting it. Hitting it at least once. मतलब क्या है? कोई एक राइफलमैन है, बहुत दूर पे एक टारगेट है, तो
उस टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 10%, मतलब 1/10 है। तो इसमें ये है कि उस राइफलमैन को कितने टारगेट आपको क्या है, कितने आपको क्या शॉट्स लेने चाहिए जिससे उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% चांसेस हो जाए, एटलीस्ट वंस, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी हो जाए कि वो उस टारगेट को कम से कम एक बार तो हिट करेगा ही करेगा। ठीक है, पूछा गया। मोर देन 50% चांसेस, क्या करोगे, लॉजिक बताओ कोई। सर पी का वैल्यू 1/10 ले लेंगे और क्यू का वैल्यू 9/10 ले लेंगे। फिर पी एक्स इक्वल्स आर का वैल्यू 0.5 हो जाएगा। हैव मोर देन 50% चांसेस तो उसको ग्रेटर देन 0.5 कर देंगे और ठीक है, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्राई करो, सही जा रही हो। सर n इक्वल टू 7। 7 बिल्कुल सही है। सॉल्व किया हुआ था क्या तुमने? नो सर, कैलकुलेट ही किया है अभी जस्ट। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया या फिर हाथ से? सर 9 का स्क्वायर करता गया, मतलब 9 की पावर बढ़ाता गया। हम्म, सही है, नाइस। n इक्वल्स टू 7 बिल्कुल सही आंसर है। क्या दे रखा है आपका? पी विन बोल देता हूँ, हिट टारगेट। इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 10% है, मतलब 10/100, मतलब आपका क्या आएगा? 1/10। तो लॉस की वैल्यू क्या जाएगी? 1 - 1/10, मतलब इनडायरेक्टली 9/10। आपको क्या देने की है कि उसकी हिट करने की टारगेट प्रोबेबिलिटी निकालना है, हिट एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन ग्रेटर देन आपका क्या है? 52, मतलब 1/2। तो एटलीस्ट वन की वैल्यू क्या जाएगी? 1 - P, एक बार भी हिट ना हो, ग्रेटर देन आपकी क्या है? 1/2। तो यहां से बोल सकता हूँ 1 - 1/2 इज ग्रेटर देन आपका क्या है? पी एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब आपका क्या है? एन सी कितने बार हिट किया है आपका क्या? एन टाइम हिट कर रहा है, तो एन सी 0, पी की पावर 0 और क्यू की पावर। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगा? 1/2 इज ग्रेटर देन एन सी 0 की वैल्यू 1 × इसकी पावर 0, मतलब 1 × 9/10 पावर। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ आपका क्या है? 9/10 की पावर n शुड लेस देन 1/2। तो वो मुझे देखना है कि कब आएगा। अब यहाँ पे इसको करता रहूंगा, सिंप्लीफाई करता रहूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा आपका? यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? n इज एटलीस्ट 7, क्योंकि 9/10 की पावर 7 जब मैं करूंगा ना, 9/10 की पावर जो 7 होगी उसकी वैल्यू यहाँ से 1/2 से आपकी क्या है? छोटी आएगी। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है n की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 9/10 की पावर 8 जो हो जाएगी वो आपकी 1/2 से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आपका क्या है? n की मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है? 7 होगी। आया समझ में? चलो इसमें एक और टफ टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए ड्रंक मैन टेक्स a step
either forward or backward. The probability that he takes one step forward is 0.4, 10. Find the probability that after taking 11 steps, he is only one step away from his initial position. ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जाम में, ट्राई करो। कैसे करोगे बताओ? सर प्लस माइनस 1 और सम ऑफ स्टेप्स जो होना चाहिए वो +1 होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? मतलब ये जो ड्रंक मैन है अपना यहाँ पे है, या तो आगे जाएगा या फिर पीछे जाएगा। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो कि आफ्टर 11 स्टेप्स ही इज ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ये आपकी एक इनिशियल पोजीशन है। कितने केसेस बनेंगे? 2 केसेस बनेंगे सर। गुड, निकालो आंसर। कोई आंसर? काफी टाइम ले लिया। 11c6 into 0.2 power 5. ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो इसने क्या बोला है, ही विल टेक आइदर स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो मतलब फॉरवर्ड मतलब सक्सेस बोल देता हूँ, फॉरवर्ड को एफ बोल दिया मैंने, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4। तो बैकवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी? 0.6 हो जाएगी। तो टोटल 11 स्टेप्स चलता है और वन स्टेप अवे कब जा सकता है? जब आपके क्या 6 फॉरवर्ड हो प्लस 5 बैकवर्ड हो, या तो ये केस हो जाए या फिर 5 फॉरवर्ड हो प्लस 6 बैकवर्ड हो। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस केस में मैं फॉरवर्ड के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो 11 में से 6 फॉरवर्ड मतलब 11 से 6, 0.4 की पावर 6 इंटू 0.6 की पावर 4, सॉरी 5, प्लस ये क्या जाएगा आपका 11c5 इंटू 0.4 की पावर 5 इंटू 0.6 की पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 11c6, 11c6 और 11c5 ये दोनों आपके के इक्वल, तो मतलब 11c5 कॉमन ले लिया इंटू 0.4 की पावर 5 इंटू 0.6 की पावर 5 ये कॉमन ले लिया। क्या बचेगा आपका? 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.6, मतलब इनडायरेक्टली वैल्यू 1। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा? ये वैल्यू बन जाएगी 11c5। इसको वो बोल सकता हूँ आपका 2/5, 4/5 को मतलब बोल सकता हूँ 4/10, 4/10 मतलब 2/5 की पावर 5 इंटू 3/5 की पावर 5। तो इसको बोल सकता हूँ 11c5 6 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 10। क्या यही आंसर था सृष्टि आपका? यस सर, 0.4 इंटू 0.6 कर दिया था तो 0.24 पावर 5 आ गया था। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लोगे तो बहुत है, काफी है।
चलो इसमें इतना ही करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है, ये एज ए ट्रिक की तरह यूज करते हैं हम लोग, एज ए ट्रिक की तरह यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी एज ए ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम की हेल्प से केस कैसे हो गए, जब मान लो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दे रखी हो। लेट्स अज्यूम करो कि आपका क्या है, एक सिग्नल है, वो जनरेट करती है, तो सिग्नल आइदर ग्रीन है आइदर आपका क्या है रेड है, ठीक है। तो फिर एक स्टेशन है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे भेजते हैं, तो वहाँ पे स्टेशन मास्टर है, वो आपका क्या सिग्नल उसको सही से रीड करे या सही से गलत रीड करे। देन उसके बाद सही रीड करे तो वो आपका क्या है, सही ट्रांसमिट करे, गलत रीड करे तो गलत ट्रांसमिट करे। तो फिर बी स्टेशन पे, बी पे भी ये सेम सिचुएशन है। तो क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी पे जो सिग्नल रीड किया है वो आपका क्या ग्रीन है या रेड है। इस टाइप के जब एक सिचुएशन के अंदर सिचुएशन के अंदर सिचुएशन जब भी ऐसे आ जाए, एक केस के अंदर कई सिचुएशंस इन्वॉल्व हो रही हो, तो उस केस में हम सारे केसेस में प्रोबेबिलिटी लेने के बजाय ट्री डायग्राम से करेंगे तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन के याद से करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, कंडीशन समझ में आएगी। जैसे बेसिक एग्जांपल से मैं ले लेता हूँ। लेट्स अज्यूम करो कोई भी पर्सन, मैंने बोल दिया अमित गेट अप ऑन टाइम, its probability is 1 by 3 and he reaches college on time, its probability is 1 by 5. Then find the probability that he reaches late at college. बेसिक एग्जांपल के अंदर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये यहाँ पे सिचुएशन है, ये आपका क्या है, अमित है। दो कंडीशन हो सकती है, या तो गेट अप ऑन टाइम या फिर नॉट गेट अप ऑन टाइम, मतलब ऑन टाइम और यहाँ पे लेट। अब ऑन टाइम पे उठ गया, तो यहाँ पे उठ गया है, तो यहाँ पे भी आपके क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, रीचेज ऑन टाइम या फिर रीचेज लेट। अब रीचेज ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे रखी कंडीशन में, ये दे रखी है आपकी 1/5, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी 4/5 होगी। अब ऑन टाइम पे उठने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी, 1/3, तो लेट उठने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या दे रखी, 2/3। अब किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, वो लेट पूछे। तो लेट पहुंचे तो क्या क्या केस हो सकती है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपका क्या है, रीचेस लेट। तो मतलब टाइम पे उठ गया लेकिन फिर भी लेट गया, तो टाइम पे उठा ऑन टाइम बट रीचेस लेट, मतलब 4/5। या फिर लेट उठे और लेट पूछे तो मतलब लेट रीचेस। तो जब लेट ही हुड है तो लेट रीच पहुंचेगा तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बनी होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका 4/15 प्लस 2/3। सिंप्लीफाई कर लेना तो इसका आंसर आई थिंक 14/15, ये इसका आंसर आएगा। कंडीशन समझ में, ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्या बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पे केसेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली आप आंसर निकालेंगे, एज ए ट्रिक की तरह इसको यूज करना है। क्लियर हुआ कंसेप्ट। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। सर इसमें वो वाला केस नहीं लेंगे जिसमें अगर इफ ही गेट्स अप लेट बट रीचेस ऑन टाइम, मतलब ऐसा केस नहीं बन सकता है। देखो कुछ बोल नहीं रखा था, मतलब स्टैंडर्ड चीजों को ही कंसीडर करेंगे। मतलब यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है उसके बारे में, लेट उठेगा उसके बारे में कुछ बोला नहीं,
इसका मतलब बाय डिफॉल्ट है, लेट उठाए तो लेट पहुंचेगा। ओके चलो क्वेश्चंस करते हैं इस कंसेप्ट पे। ये पीछे जो कुत्ता था लेब्रा था क्या सृष्टि? यस सर हाँ, आवाज से पहचान में आ रहा है उसकी। क्वेश्चन आपका, सपोज देयर आर 3 bags such that bag A have 10 bulbs, out of which 4 are defective. Bag B have 6 bulbs, out of which 1 is defective. Bag C have 8 bulbs, out of which 3 are defective. क्वेश्चन क्या दिया जाता है? क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए बैग is chosen at random and then a bulb bag is chosen at random, then a bulb at random chosen from chosen bag। अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी बनते हैं, लैंग्वेज ही अपने आप में इतनी लेंदी होती है, लेकिन ये कंपेरेटिवली ज्यादा टफ नहीं होते। ये कंसेप्ट हो गया, फिर बेस थ्योरम हो गई। बेस थ्योरम के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बस लैंग्वेज में ही घुमाता है, नेसेसरी टाइम वेस्ट कराता है। इफ ए बैग इज चूजन एट रैंडम देन बल्ब a bulb is randomly chosen from chosen bag, then find the probability that bulb is non-defective। अब ये आपका क्या, 3 सिचुएशंस वाला आ गया, 3 सिचुएशंस में और लेंथी बन जाता है। ट्राई करो, काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। सर 0.68। ठीक है, देखते हैं बाकी लोग आ गए, सेम आंसर आएगा। टू 47/360। ठीक है, देखते हैं।
देखो सबसे पहले एक सिचुएशन क्या बनती है, ये बैग सेलेक्ट करूंगा तो बैग क्या सेलेक्ट हो सकता है, या तो ए बैग सेलेक्ट हो सकता है, या फिर बी बैग सेलेक्ट हो सकता है, या फिर आपका क्या सी बैग सेलेक्ट हो सकता है। अब इनके बारे में कुछ दे नहीं रखा, तो मतलब तीन बैग हैं तो मैं बाय डिफॉल्ट कंसिडर करूंगा कि तीनों इक्वली लाइकली होंगे। तो ए बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, सी बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब ए बैग में से क्या हो सकता है, या तो आपका क्या बैग है, आपका क्या होगा, बोल बल्ब होगा डिफेक्टिव होगा, या फिर नॉन डिफेक्टिव होगा। बी बैग में से या तो डिफेक्टिव होगा, या फिर आपका क्या है, नॉन डिफेक्टिव होगा। सी में से या तो क्या होगा, आपका डिफेक्टिव होगा, या फिर आपका क्या है, नॉन डिफेक्टिव होगा। अब देखो पहले में आपका क्या है, बैग ए में कितने डिफेक्टिव हैं। बैग ए में आपका क्या 10 बल्ब है, जिसमें से 4 डिफेक्टिव, मतलब ये वैल्यू क्या आपका 4/10। तो नॉन डिफेक्टिव क्या आ जाएगा 6/10। बैग बी में आपका क्या 6 है, तो 1/6 डिफेक्टिव, 5/6 नॉन डिफेक्टिव। बैग सी में 8 बग है और 3 डिफेक्टिव, मतलब 3/8, और नॉन डिफेक्टिव आपका क्या दे रखा है, आपका 5/8 हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है, ए बैग इज चूजन एट रैंडम एंड देन बल्ब इज रैंडम सेलेक्ट चूजन बैग दे रखा है नॉन डिफेक्टिव। अब देखना है कि बैग में से जो आउटकम निकल रहा है वो नॉन डिफेक्टिव। फाइनल आंसर नॉन डिफेक्टिव कब कब आ रहा है, या तो इस केस में आ रहा है, या फिर इस केस में आ रहा है, या फिर इस केस में आ रहा है। तो मैं इनडायरेक्टली, मैं इस केस में डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, जब बैग ए सेलेक्ट हुआ, बैग ए और बैग ए से नॉन डिफेक्टिव, मतलब 6/10 नॉन डिफेक्टिव, या फिर बैग बी सेलेक्ट हुआ, बैग बी से नॉन डिफेक्टिव, या फिर बैग सी सेलेक्ट हुआ हो और बैग सी से आपका नॉन डिफेक्टिव। तो क्लियरली दिख रहा है आपका क्या है, कुछ कॉमन आ रहा है आपका यहाँ से 1/3 कॉमन ले लिया। इसको बोल सकता हूँ 3/5 प्लस 5/6 प्लस 5/8। एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 6 30 और 8 240 एलसीएम आ रहा है शायद, है ना। सोल्व कर लो ना, क्या आंसर है सिस्टर, ये है आप, आपका आंसर ऐसे ही किया था आपने। यस यस सर, यही है। तो क्या यही है। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। और 247/360। ठीक। तो देखो ट्री डायग्राम बनाने से ये सारे क्वेश्चंस काफी इजीली सोल्व हो पा रहे हैं, तो ये बेनिफिट होता है ट्री डायग्राम का। एक दो क्वेश्चंस और दे देता हूँ, बाकी ट्री डायग्राम्स हम करेंगे जब बेस थ्योरम हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद से भी पढ़ेंगे ट्री डायग्राम। ये आपके क्या है, बेसिक ट्री डायग्राम्स है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। हम्म, ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिग्नल can be either red or green with probability of red signal is 4/5. Now signal is received
A signal can be either red or green. Probability that red signal is 4 by 5. Now a signal is received by station A and then transmitted to station B. The probability that each station receive signal correctly is 3 by 4. Then find the probability that received signal at station B is red. ये काफी अच्छा है। इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करके बेस थ्योरम बनाता है, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करके बेस थ्योरम बनाता है। और ये सिग्नल रेड है, ये एक तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। मतलब जो ट्री डायग्राम है उसका इनडायरेक्टली मेथड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट वही रहेगा अपना। अब देखो क्या है, सबसे पहले ये सिग्नल, अब ये सिग्नल है, दो टाइप से हो सकता है। ये रेड हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। ये स्टेशन ए ऑब्टेन करेगा। या तो ये हो सकता है स्टेशन ए ने उसको क्या आपका रेड ऑब्टेन किया है या ग्रीन ऑब्टेन किया है। सर 13/20। 13/20 इतना आसान तो नहीं आ रहा है शायद। चलो देखते हैं। ये तो सिग्नल है, सबसे पहले सिग्नल या तो ये आपका क्या हो सकता है, रेड हो सकता है या फिर आपका क्या ग्रीन हो सकता है। रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है आपकी 4/5, तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है 1/5 होगी। अब ये जो सिग्नल है ये अगले स्टेशन पे भेजा है, अगले स्टेशन पे भेजा है मतलब ए है, और ए से फिर बी भेजा है। तो हर स्टेशन जरूरी नहीं कि अपना सिग्नल सही रीड करे। तो लेट्स अज्यूम करो कि रेड सिग्नल भेजा है और उसने करेक्ट रीड किया है, रेड सिग्नल भेजा है उसने फॉल्स रीड किया है। तो ये आपका क्या है स्टेशन ए, स्टेशन ए। ग्रीन सिग्नल भेजा है तो उसने करेक्ट रीड किया है, ग्रीन सिग्नल भेजा है तो उसने फॉल्स रीड किया है। तो ये स्टेशन ए और ये स्टेशन ए। तो इनडायरेक्टली अब मैं यहाँ पे इसका कलर ऑब्जर्व करूँ तो इसने बोला रेड सिग्नल भेजा है और करेक्ट रीड किया है, मतलब यहाँ पे ऑब्टेन सिग्नल आपका क्या होगा रेड होगा। रेड सिग्नल भेजा है लेकिन फॉल्स रीड किया तो ऑब्टेन सिग्नल आपका क्या है ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन सिग्नल भेजा है, करेक्ट रीड किया तो ऑप्टेन सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन सिग्नल भेजा है और फॉल्स रीड किया है मतलब आपका क्या है ये सिग्नल ऑप्टेन क्या होगा रेड हो जाएगा। अब इस ए स्टेशन से फर्दर उसको क्या करना है ट्रांसमिट करना है, ए स्टेशन से फर्दर उसको ट्रांसमिट करना है। तो आपका क्या रेड सिग्नल को उसने वापस से ट्रांसमिट किया स्टेशन बी पे। तो स्टेशन बी पे अगेन दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, बी में उसको करेक्ट रीड किया या फिर फॉल्स रीड किया। इस सिग्नल को, फॉल्स वाले सिग्नल को दोबारा से बी पे भेजा,
तो अगेन दो पॉसिबिलिटी, करेक्ट रीड किया, फॉल्स रीड किया। अगेन इसके ऊपर दो पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे भेजा है तो इसको करेक्ट रीड किया है और फॉल्स रीड किया है। अगेन इसके ऊपर दो पॉसिबिलिटीज हैं, इस केस में आपका क्या, करेक्ट रीड किया और फॉल्स रीड किया है। अब देखो यहाँ पे आपका देखो बी है, ये आपका क्या है, बी है, बी और बी, बी और बी। अब देखो यहाँ पे सिग्नल रेड था, रेड को करेक्ट रीड किया, मतलब यहाँ पे ऑप्टेन सिग्नल रेड हो गया। रेड था, रेड को फॉल्स रीड किया है तो मतलब आपका क्या है, ग्रीन हो गया। ग्रीन था, ग्रीन को आपने फॉल्स किया है तो मतलब आपका क्या जाएगा, आपका ये ग्रीन को ट्राई किया है तो मतलब ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन को फॉल्स किया मतलब इनडायरेक्टली क्या जाएगा, रेड हो जाएगा बी पे। ग्रीन है, ग्रीन को सही रीड किया मतलब ग्रीन, ग्रीन को फॉल्स रीड किया मतलब रेड, रेड को करेक्ट रीड किया मतलब रेड, और रेड को फॉल्स रीड किया मतलब ग्रीन। अब सब जगह इसकी पॉसिबिलिटी लगा देते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैं लिखूं, करेक्ट रीड करने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या दे रखी है, आपकी 3/4, फॉल्स की वैल्यू आपकी क्या है, 1/4, 3/4, 1/4। अगेन यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 3/4 और 1/4। अब उसने बोला है कि सिग्नल रिसीव्ड रेड है, रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो रेड कहाँ कहाँ पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है और इस पे हो रहा है। तो जितने भी पाथ है वो यूज कर लो। अब लेट्स अज्यूम करो कि मैं पहला वाले ये बोलूँ कि ये रेड सिग्नल, तो रेड सिग्नल कहाँ से आया है, ये इस पूरे पाथ को यूज करते हुए है, तो ये पूरा पाथ हो जाएगा। और दूसरा कौन सा होगा, ये इस पाथ को यूज करते हुए है, तो ये पूरा पाथ हो जाएगा। तो ऐसे आपके क्या केसेस बन रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली, अब मैं बोलूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, पहला सिग्नल रेड है 4/5, उसको कहीं करेक्ट रीड किया 3/4, अगेन करेक्ट रीड किया 3/4, प्लस रेड सिग्नल है 4/5, उसको अपने क्या किया, रॉन्ग रीड किया है, रॉन्ग रीड किया 1/4, अगेन उसको रॉन्ग रीड किया है तो 1/4। या फिर सिग्नल जनरेटेड है ग्रीन 1/5, उसको आपने क्या किया, राइट रीड किया है तो 3/4, अगेन उसको आपने रॉन्ग रीड किया है तो उस केस में 1/4। प्लस ग्रीन सिग्नल है आपका 1/5, उसको आपने रॉन्ग रीड किया है 1/4, और उसको आपने राइट रीड किया है मतलब 3/4। तो अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, कॉमन ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, आपका क्या जाएगा, आपका 5 × 4 × 4 एलसीएम, तो क्या जाएगा, 3 3 9 4 36, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3, तो 5 4 20 3 60, तो 60/40, और ये आपका क्या है 46, तो क्या जाएगा 23/30। क्या यही आंसर था आपका? सर दोबारा किया था तो यही आ गया था, थोड़ी दोबारा? मिस्टेक कैलकुलेशन। मतलब आपने 4 केस ये नहीं लिए थे, सिर्फ 2 ही पार्ट बनाए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सर, पहले 2 बनाए थे, फिर आपने जब क्वेश्चन समझाया तो एक और एक्सटेंड करना पड़ा। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कंपेरेटिवली अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं आपके पीजीडीबीए में, और यूजुअली थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, तो हो सकता है कम ना भी पूछे, क्योंकि लेंदी है तो उस चक्कर में हो सकता है वो ना पूछे, क्योंकि पीजीडीबी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडिपेंडेंट पे गए हैं, आई थिंक बेस पे एक बार ही पूछा गया है, लेकिन एटलीस्ट बेस थ्योरम होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होती है, ये टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है, इन्फिनिस्टिक प्रोबेबिलिटी होती है, ये आपके क्या पीजीडीबी के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो उस हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लेना। आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम।
टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का जो नेक्स्ट स्टेप है, इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी क्या होती है, बेस थ्योरम होती है। जैसे आपका क्या क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि डिफिकल्ट सिचुएशन में बनाने के जाए, मान लो आपको क्या है, सृष्टि है, सृष्टि आपका क्या है, ऑन टाइम पे उठती है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। फिर ऑन टाइम पे उठने के बाद वो आपका क्या है, बस सेलेक्ट करती है ऑफिस जाने के लिए, या ट्रेन सेलेक्ट करती है, या स्कूटी सेलेक्ट करती है, या कार सेलेक्ट करती है। बस सेलेक्ट करी तो उसके सही पहुंचने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, स्कूटी सेलेक्ट की सही पहुंचने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बाइक मान लो आपकी कार सेलेक्ट की उससे सही पहुंचने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो ऑफिस लेट पहुंच रही है सही पहुंच रही है। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाए आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। मतलब इनडायरेक्टली ट्री डायग्राम उसका एक शॉर्टकट हो सकता है, टी डायग्राम से भी कर सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से भी पूछ सकते हैं। अब इसका बेस थ्योरम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इफ इट इज ऑब्जर्व दैट सृष्टि रीचेस ऑफिस लेट, देन फाइंड द चांसेस दैट सी सेलेक्टेड स्कूटी। मतलब इवेंट हो चुका है, मतलब इवेंट कौन हो चुका है, आपका क्या लेट पहुंची है। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो लेट पहुंची है तो वो स्कूटी से लेट पहुंची है, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट निकालना है। तो ये आपका क्या स्टेटमेंट हो गया, आपका बेस थ्योरम हो गया। एक मैंने एक बेसिक एग्जांपल की हेल्प से मैंने इसको बताने की कोशिश की है। अब मैं इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स अज्यूम करो कि ये अपने पास एक सैंपल स्पेस है, ये एक अपना इवेंट है। अब उस केस में ये जो इवेंट है कई वे से हो सकता है, कई पाथ से, E7 से, E2 से, E3 से, एंड सोन EN से, ये हो सकता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है, लेट E1, E2, E3 एंड सोन EN आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेट ऑफ एग्जिस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेट ऑफ एग्जिस्टिव इवेंट का मतलब क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक के होने से दूसरे को होने फर्क नहीं पड़ता है, और सेट ऑफ एग्जिस्टिव इवेंट का मतलब क्या है, उनसे सारी इवेंट के जो सैंपल स्पेस के जो आउटकम है वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ये दे रखा है। अब मान लो इसी सेम सैंपल स्पेस में से, इसी सेम EN-1 है, कोई एक इवेंट हो रहा है, ये एक इवेंट है जिसमें इवेंट मान लिया ये इवेंट ई है, ये इवेंट ई है। अब इस इवेंट ई में होने के E1 का कंट्रीब्यूशन है, E2 का भी कंट्रीब्यूशन है, E3 का भी कंट्रीब्यूशन है, EN-1 का कंट्रीब्यूशन है, और EN का भी कंट्रीब्यूशन है। मतलब जितने भी आपके क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे, उन सारे इवेंट्स का थोड़ा 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 कंट्रीब्यूशन है। तो उस केस में क्या पूछेगा कि ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मैं क्या बोल देता हूँ, लेट E1, E2, E3 एंड सोन EN आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेट ऑफ एग्जिस्टिव इवेंट्स if another event E is defined on same sample space in which some contributions of all events, all given events, then probability of event E occurring। इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना, मतलब ये आपका क्या आ जाएगा, आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया। तो मतलब ई कब होगा, मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कब होगा, सबसे पहले क्या होगा आपका E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E1 हो,
ये वाला पार्ट हो, या फिर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई टू हो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई थ्री हो, ये पार्ट हो, ये पार्ट हो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई एन हो। अब ये देखो, ये आपका क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, और ये आपका क्या है, ई निकालना है। और यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन मैं मान लो क्या दे रखा है आपका, सबसे पहले तो ई वन ई टू ई थ्री एंड सोन ई एन ये इवेंट होंगे। तो मैं क्या बोलूँ, ई आर कोई इवेंट होने के बाद ई होने की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू क्या थी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई आर। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई आर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर हो गया। देन ई आर होने के बाद ई होने की प्रोबेबिलिटी, यही तो मैं बोल सकता हूँ। तो इसी वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, अब ये जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई में बोलूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, लेट्स अज्यूम करो पाथ ए के थ्रू ई वन के थ्रू हुआ है। अब ई वन के होने में, ई वन के होने के बाद ई होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर इवेंट ई टू हुआ है, ई टू होने के बाद ई होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर इवेंट ई थ्री हुआ है, ई थ्री होने के बाद ई होने की प्रोबेबिलिटी, एंड सॉन या फिर इवेंट ई एन हुआ है, और ई एन होने के बाद ई होने की प्रोबेबिलिटी। ये क्या हो जाएगा आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का आपका स्टेटमेंट। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? इसकी ट्रिक होती है ट्री डायग्राम, लेकिन बेटर है कि इसी तरीके से करो, ज्यादा बेटर रहेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, थोड़ा सा और हिंट देता हूँ तुम्हें। इसका मतलब क्या हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी दैट path E1 is used. Probability of E through E1, मतलब E1 होने के बाद E होने की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट पाथ E2 इज यूज, E2 होने के बाद E होने की प्रोबेबिलिटी, E3 इज यूज, E3 होने के बाद E होने की प्रोबेबिलिटी, EN इज यूज, EN होने के बाद E होने की प्रोबेबिलिटी। कंपेरेटिवली इससे करेंगे तो थोड़ा सा इजी बनेगा। ट्री डायग्राम में कई बार आपका क्या डिफिकल्ट जा सकता है, लेंथी जा सकता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन था उसमें कैलकुलेशन में एक आध केस मिस कर सकते थे, लेकिन इस कंसेप्ट से करोगे तो केस मिस नहीं करने पाएंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस मैं कल ही करा पाऊँ क्योंकि अभी टाइम हो गया है और टाइम टेकिंग भी हो गए, तो उस क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं बेस थ्योरम का स्टेटमेंट में बता देता हूँ। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या होती है, आपकी नेक्स्ट स्टेप ऑफ टोटल थ्योरम। नेक्स्ट स्टेप ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का मतलब क्या है, यदि यहाँ पे क्या दे रखा है, ये लिखा है क्वेश्चन में, गिवन दैट इवेंट ई अकर्ड, मतलब E1 E2 E3 एंड सो ऑन सो En, उन छोटे छोटे पाथ की हेल्प से ई हो चुका है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अकर थ्रू ई के। मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मैं स्टेटमेंट बनाऊं, जैसे मान लो आपका क्या ये दे रखा था, ये यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा, पाथ E1, पाथ E2,
पाथ E3 एंड सॉन पाथ En। और उसी सेम सैंपल स्पेस पे आपका क्या एक दूसरा इवेंट है यहाँ पे, ये इवेंट E है। अब उसमें कोई एक बीच में कोई पाथ और है, यहाँ पे ये पाथ आपका क्या है E के, ये E के पाथ हो गया। तो इसके एप्लीकेशन क्या देगा, आपका E हो चुका है। तो E होने के बाद किसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, E के वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको निकालना है इनडायरेक्टली। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट निकालना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से कैसे समझ में आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा दे रखा है कि गिवन दैट सम इवेंट अकर्ड, इट इज गिवन दैट दिस इवेंट अकर्ड, यदि ऐसी लैंग्वेज दे रखी है, मतलब यूजुअली ऐसा दिया जाएगा, यूजुअली ऐसा क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इट इज गिवन दैट दिस इवेंट ऑलरेडी अकर्ड। तो उस केस में आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका क्या है, बेस थ्योरम का बनेगा। तो इस केस में मैं बेस थ्योरम से पहले मैं निकालूं आपका क्या है, इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका क्या कौन सा इवेंट अकर हो चुका है, पीई, ये अकर हो चुका है। तो मुझे पीई होने के बाद ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब इनडायरेक्टली क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ पीई, और पी ई इंटरसेक्शन ई के, ये हो जाएगा। मतलब पीई कैसे निकलेगा, तो पीई कैसे निकलेगा आपका, यहाँ पे मैं बोलूंगा, तो उसकी पी की वैल्यू क्या, आपका पी E1 सेलेक्ट हुआ है, E1 सेलेक्ट होने के बाद ई होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर E2 सेलेक्ट हुआ है, E2 सेलेक्ट होने के बाद ई होने की प्रोबेबिलिटी, E3 सेलेक्ट हुआ है, E3 सेलेक्ट होने के बाद ई होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर EN सेलेक्ट हुआ है, EN सेलेक्ट होने के बाद ई होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये तो आपका क्या है, टोटल वेज। अब यहाँ पे क्या आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट, मतलब पी ई के सेलेक्ट हुआ है, ई के सेलेक्ट होने के बाद ई होने की प्रोबेबिलिटी, ये आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब इनडायरेक्टली मैं इस पार्ट को क्या बोल सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ पाथ ई के अपॉन, ये आपका क्या आएगा, आपका टोटल पाथ्स फॉर ई। ये आपका क्या है, बेस थ्योरम के कंडीशंस हुई। क्या ये सारी चीजें थोड़ा बहुत समझ में आया। अरे हाँ ना बोलो, सो गए हो क्या सब लोग, क्या इतना टफ है क्या पी प्रोबेबिलिटी, इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा तुम लोगों का। आगे से समझ। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कल का लेक्चर मैं नहीं लूंगा। तो मंडे को हम रख पाए, रख ले मंडे को, या फिर वही वेडनेसडे रखे। रख लो सर, मंडे को रख लो। ठीक है, मैं देखता हूँ, मेरा स्केड्यूल देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ आप लोगों को। मोस्ट प्रोबेबली या तो मंडे या फिर वेडनेसडे को मैं रख पाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।